अस्सलामुअलैकुम। स्पेशल टीवी के प्रोग्राम स्पेशल टॉक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान कबीर हयात। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, हर प्रोग्राम में एक नए मेहमान के साथ एक मुनफरिद टॉपिक लिए आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। आज जो मेहमान हमारे दरमियान मौजूद हैं, किसी तारुफ की मोहताज नहीं, डिफरेंट प्लेटफार्म्स पर आप उन्हें सुन चुके हैं और मुआशरे की तरबियत के लिए बहुत बेहतरीन अंदाज में आप वर्किंग कर रही हैं। हमारे दरमियान मौजूद हैं प्रोफेसर शीज़ा शेख। आप CEO हैं PSC इंस्टीट्यूट की, और ये एक ऐसा इदारा है जहाँ पे फ़ीमेल जो हमारे मुआशरे के अंदर मौजूद हैं उनको ट्रेन किया जाता है ताकि वो बेहतरीन अंदाज में चीज़ों को लर्न आउट करके मुआशरे के अंदर बेहतरीन अंदाज में परफॉर्म कर सकें और अर्निंग्स कर सकें। तो आप इस अदारे का आगाज़ आपने कैसे किया और किस अंदाज में इन तमाम तरह सर्विसेज को आप लेके चल रही हैं, और मुआशरे के अंदर ख़वातीन की तरबियत क्यों लाजिम है, ये सब और बहुत कुछ आज हम इनसे जानेंगे। आइए इनकी तरफ बढ़ते हैं और इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी मैम, मुझे सुन पा रही हैं आप? जी जी बिल्कुल। जी, मैं इंतहाई मशकूर हूँ कि आज प्रोग्राम में आप तशरीफ़ लाई और हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनी। और यहीं से आगाज़ करते हैं। मैं ये जानना चाहूँगा कि इस ऑर्गेनाइजेशन का आगाज़ कैसे किया आपने? इसका जो स्टार्ट था वो इस तरह हुआ कि जब मैं छोटी थी तो मुझे कुछ बच्चों में प्रॉब्लम्स नज़र आती थी। कुछ बच्चे डिफरेंट नज़र आते थे, क्लास फेलोज़ वगैरह। तो मुझे एक शौक पैदा हुआ कि मुझे इन बच्चों पे कोई काम करना चाहिए। तो मैं 7 और 8 क्लास में थी जब मैंने इसका जो है वो सोचा था, थिंकिंग की, और मैंने मैट्रिक के बाद इस पर काम स्टार्ट किया। बिल्कुल ठीक। और अभी जिस अंदाज में आप एक ऑर्गेनाइजेशन को रन कर रही हैं, यकीनन वहाँ पे फीमेल्स भी आती हैं जिनको डिफरेंट ट्रेनिंग्स आप देती हैं। तो किस तरह आपने इसका आगाज़ किया? आपने ये तो बताया कि आपको ये शौक था, तो यकीनी सी बात है एक अदारे को ऑर्गेनाइज वे में लेके आना बहुत एफर्ट जो है वो इसके लिए रिक्वायर्ड होती हैं। तो कैसे आपने सफ़र का आगाज़ किया इस हवाले से कि एक ऑर्गेनाइज अंदाज में आप तमाम वर्किंग कर सकें? जी सर, जब मैंने जैसे आपको बताया कि मैट्रिक के बाद मैंने इस पे काम स्टार्ट किया और मैंने उन बच्चों पे काम स्टार्ट किया जो बच्चे ज़हनी तौर पर कमज़ोर थे, ना कि वो स्पेशल थे। जस्ट जैसे कि घर में फैमिली मेंबर्स में कुछ बच्चे ज़्यादा शार्प होते हैं, कुछ बच्चे थोड़े नील होते हैं, तो वो बाय बर्थ होते हैं ये बच्चे। तो जब मैं उन पे काम कर रही थी और मेरी बहुत हाई फीसेस थी, तो और जब मैं देखती थी कि गरीब का बच्चा जो है और गरीब लेडीज़ जो हैं वो मुझे देखती हैं और वो अपना सॉल्यूशन जो है वो नहीं कर पाती। तो मेरे हस्बैंड की डेथ हुई थी 2011 में। तो मैंने इसका आगाज़ जो है उसके बाद एक प्रॉपर अपना इदारा बनाया जिसमें उन बच्चों को भी मैं लेके आई जो कि फीस अफोर्ड नहीं कर पाते थे, और वो लेडीज़ जो कि परेशानियों में मुब्तला थी, उनको डिफरेंट किस्म की स्किल्स देना की शुरू की ताकि वो अपने बच्चों के साथ सर्वाइव कर सकें, जो कभी ज़िंदगी में मैंने किया वो उनको ना करना पड़े। आपने बड़ा ही ज़बरदस्त अंदाज में आगाज़ किया और यकीनन आप ख़ुद भी विक्टिम रही। जैसे आपने बताया कि आपने भी इसी तरह के हालात में सर्वाइव किया और आज मुआशरे के लिए आप एक मिसाल हैं कि आप जिस अंदाज में काम कर रही हैं। मैं यहाँ ये पूछना चाहूँगा कि किस तरह की फ़ीमेल्स आपके पास आती हैं और क्या मुआशरे के अंदर आप तो इस तमाम तर चीज़ों को बड़ी करीब से देखती हैं, तो मुआशरे में जो फ़ीमेल्स के प्रॉब्लम्स हैं कि फ़ीमेल्स चीज़ों को लर्न आउट करना चाहती हैं और मुआशरे के अंदर परफॉर्म करना चाहती हैं लेकिन उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, तो कैसा देखती हैं कि कैसा रुझान है फ़ीमेल्स का इस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ? जी, बहुत अच्छा रुझान है। इसमें 2 तरह की फीमेल्स आती हैं। नंबर 1 पे वो लोग हैं जो कि ठीक-ठाक हैं, फैमिलीज़ अच्छी स्टेटस वाली हैं, लेकिन उनका मेंटल लेवल इतना वर्क नहीं करता और लोग उनको जो है वो बहुत ज़्यादा डिसहार्ट करते हैं। किसी की डिवोर्स हो चुकी होती है, कोई विडो हैं, इस तरह के मसाइल से गुज़रती हैं, किसी का रिश्ता जो है वो जल्दी नहीं हो पाता, तो वो अपने लिए किस तरह सर्वाइव करते हैं। वो इन टेंशन की वजह से या तो एंग्ज़ायटी में चली जाती हैं या डिप्रेशन की मरीज हो जाती हैं। हम उनको इस तमाम कैफियत से बाहर निकालते हैं
उनको डिफरेंट किस्म के स्किल्स देने की कोशिश करते हैं, जिसमें स्टिचिंग है, उसमें कंप्यूटर है और मोबाइल वर्किंग है, ताकि वो अपने आप को किसी स्टेज पे सेट कर पाएँ। और दूसरी वुमेन वो होती हैं जो कि डिज़र्विंग होती हैं, उनके पास वसाइल नहीं होते और माइंड वर्किंग भी उनकी इतनी नहीं होती, एजुकेशन भी नहीं होती। उनको हम उतनी एजुकेशन देते हैं, जितनी एजुकेशन उनके लिए ज़रूरी होती है। फिर उसके साथ उनको स्किल्स में डेवलप करते हैं, ताकि वो अपने बच्चों के लिए रोज़गार बन सकें, अपने घर का सहारा बन सकें। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर बेशुमार ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बेशुमार एनजीओज़ हैं जो वेलफेयर के हवाले से काम करती दिखाई देती हैं। तो वेलफेयर जो सोसाइटीज़ हैं, मुआशरे के अंदर इनके किरदार को कैसे देखती हैं आप? बिल्कुल, मैं आपको बताती हूँ कि ये एक इंसिडेंट मेरे साथ भी हो चुका है, जी, जिस तरह वेलफेयर इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, बेसिकली उन सबकी ज़िंदगी का कोई मकसद होता है कि बिल्कुल ऐसा इनको ही। हम किस जगह पे लेके जाएँ, लोगों की हेल्प आउट किस तरह करें और इसके पीछे उनकी कोई ना कोई एक कहानी होती है। सो राइट, वो किसी वेलफेयर पे काम करते हैं। लेकिन हमारे पाकिस्तान का एनवायरनमेंट बड़ा अजीब है कि जो फाउंडेशन या वेलफेयर का नाम लगा लेता है, उसको इतना डिग्रेड करते हैं और उसको इतने मसाइल से दो-चार कर देते हैं कि वो बेचारा आगे जाने की बजाय पीछे चला जाता है। सो राइट, मैंने भी जब ये काम शुरू किया, इसमें एक पोर्शन मैंने डिज़र्विंग के लिए फिक्स किया। उसको मैंने अपनी बेटी ईमान के नाम पर फिक्स किया कि ये मेरी 50% जो इनकम है, वो ईमान के नाम पे जाएगी। मेरी बेटी ईमान जो है, वो स्पेशल चाइल्ड है, उस बिल्कुल वजह ठीक। से। लेकिन मुझे भी लोगों ने इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया कि मुझे वो नाम को बाहर से हटाना पड़ा बोर्ड को कि मैं ईमान का नाम या वेलफेयर का नाम नहीं लिख सकती। पता नहीं ये पाकिस्तान के लोगों की कैसी मेंटालिटी है। हम लोग उन लोगों को कवर करना चाहते हैं, जो लोग डिज़र्विंग हैं, उनको आगे लेके जाना चाहते हैं, लेकिन ये लोग हमें बजाए हमारी हेल्प आउट करने के, हमें एप्रिशिएट करने के, हमें डिग्रेड करना शुरू कर देते हैं और सबसे ज़्यादा जो है वो लेडीज़ को इस तरह किया जाता है। अब ये तो समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों होता है? बिल्कुल ठीक, आपने यहाँ मसाइल का तज़किरा किया और यकीनन हर ही काम के अंदर इंसान को बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मैं ये जानना जी, जी। चाहूँगा कि आपने वहाँ पे मेडिटेशन, योगा और इस अंदाज़ से जो फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ हैं, उनको भी वहाँ पे अरेंज किया और वहाँ पे डिफरेंट फीमेल्स आती हैं जो ट्रेन करती हैं फीमेल्स को, ताकि वो अपनी मेंटल हेल्थ के साथ-साथ अपनी फ़िज़िकल जो ग्रोथ है, उसको भी इम्प्रूव कर सकें। तो इस एक्सपीरियंस को कैसे देखा आपने? जी, बिल्कुल इस तरह जैसे मैंने पीरियड मैंने बताया कि 2011 में मेरे हस्बैंड की डेथ हुई थी और ठीक अब है, 2023 चल रहा है। इस पीरियड के दौरान मैंने जो-जो माशरे में मसाइल देखे, मुझे पहले 2 इयर्स में बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ा। मैंने फिर अपने माइंडसेट को एक सेट कर लिया कि मैंने जो खुद मसाइल देखे थे, मैंने उस पे वर्क आउट करना है। मैंने देखा कि लेडीज़ बहुत ज़्यादा जिस्मानी तौर पर वीक होती हैं, जिस वजह से बहुत सारे काम नहीं कर पाती। तो उनके लिए किन-किन प्रॉब्लम्स को जो है वो फेस करना पड़ता है, उनको ख़त्म किया जाए, ताकि वो अगर फिट होंगी, तो उसके बाद वो कोई काम कर सकेंगी। इनमें सबसे ज़्यादा पट्ठों के मसाइल लेडीज़ के आए और प्रेगनेंसी पीरियड में प्रॉब्लम्स आईं और दूसरा इनकी पीरियड्स की प्रॉब्लम्स आईं और ये बाजू दर्द का और कंधों की दर्द का जो है वो मसला बहुत ज़्यादा रहा और प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद लेडीज़ में बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाती है और इसकी बहुत ज़्यादा मसाइल आए। तो इनको देखते हुए फिर हमने डिफरेंट एक्सरसाइज़ और डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो क्रिएट की ताकि लेडीज़ पहले तो फिट हों और अपनी डाइट का ख़्याल रखें, उसके बाद वो किसी काम की तरफ, किसी माशरे की काम की तरफ जो है वो मूव आउट कर सकेंगी। बिल्कुल ऐसा ही है। मुआशरे की तरबियत के अंदर जो ख़वातीन का किरदार है, हमेशा मिसाली रहा है और जिस अंदाज़ जी, में आप अपने एरिया के अंदर इस अंदाज़ में काम कर रही हैं और ऐसा जी। काम ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर भी हमें बहुत सी जगहों पे नज़र आता है कि मुआशरे की तरबियत के अंदर ख़वातीन को ना सिर्फ ट्रेन किया जा रहा है, बल्कि उनको इस चीज़ के ऊपर फोकस करने का कहा जा रहा है, मोटिवेट किया जा रहा है कि वो चीज़ों को लर्न आउट यहाँ करें थोड़ा मैं और चीज़ों को थोड़ी सीखें। आपकी बात को काटूँगी कि जिस तरह पूरे हमारे पाकिस्तान में काम हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। लेकिन एक फ़ॉल्ट जो है वो मुझे हमेशा नज़र आता है कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं स्लो लर्नर एक्सपर्ट हूँ और स्लो लर्नर का मतलब डल माइंडेड लोग होते हैं, जो ज़्यादा हाई एजुकेशन नहीं ले सकते और आपको पता है पाकिस्तान में सारे लोग और सारे बच्चे तो उस पॉइंट के
पैदा नहीं होते, तो बिल्कुल ना ऐसा ही ही है। फिर वो बड़े होकर उस एनवायरनमेंट में जा सकते हैं। तो जो शार्प बच्चे हैं, उन पे इंस्टीट्यूट काम करते हैं। जो डल बच्चे हैं या डल लेडीज़ के माइंड वर्क करते हैं, उन पर लोग काम नहीं करते। मुझे 20 साल हो गए हैं उन लोगों पे काम करते हुए। मैं तो इस काम में कभी थकावट महसूस नहीं करती, तो कोई और इदारा इस चीज़ को डेवलप क्यों नहीं कर रहा? आपने यहाँ बात की कि आप स्लो लर्नर हैं और स्लो लर्नर को ट्रेन करती हैं। मैं ये जानना चाहूँगा जी। किस अंदाज में ट्रेन करती हैं? एक जो स्लो लर्नर है, और यकीनन तमाम फैमिलीज़ के अंदर ये चीज़ हम देखते हैं कि कुछ जो बच्चे हैं वो शार्प होते हैं और कुछ है जो समझने के अंदर टाइम लेते हैं। तो जो एक स्लो लर्नर है, मैं ये जानना चाहूँगा उनके क्या कौन से स्टेप्स को फॉलो किया जाता है एक ट्रेनर के लिए, ताकि जो स्लो लर्नर है वो चीज़ों को लर्न आउट भी करे और एक प्रोडक्टिविटी जो है वो मुआशरे के अंदर उभर के सामने आ सके। और ये जो आप अभी बताने जा रही हैं, यकीनन ये पेरेंट्स के लिए बड़ी अहम चीज़ है कि जिनके बच्चे स्लो लर्नर हैं वो किन चीज़ों को अडॉप्ट करके उनको बेहतरीन अंदाज में एजुकेशन भी दे सकते हैं और उनकी तरबियत भी कर सकते हैं। जी। सर पहले तो नंबर 1 पे जो इनकी रीज़न्स हमें देखनी पड़ती हैं, बिल्कुल उनकी सही। रीज़न्स पहले फाइंड करनी पड़ती हैं कि वो स्लो लर्नर की रीज़न क्या है। स्लो लर्नर एक्चुअली एक ऐसा स्पेसिफिक वर्ड है, जिसमें बच्चों को स्पेशल साइड पे भी ले जाते हैं, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो छोटा हो, और राइट। ना नॉर्मल की तरफ तो किसी का माइंड ही नहीं आता। लेकिन स्लो लर्नर का मतलब ये है कि ऐसे बच्चे, जैसे घर में कोई 3 बच्चों की पैदाइश हुई है, तो उसमें से एक बच्चा बहुत एक्टिव होगा और एक बच्चे में माइनर सा चेंज होगा। तो जो माइनर सा चेंज है ना, उसकी कोई रीज़न होती है। वो रीज़न बाय बर्थ होती है। वो रीज़न बढ़ते-बढ़ते जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो वो रीज़न कायम रहती है। क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो उसको दूर कर पाते हैं, क्योंकि टीचर्स की आजकल ट्रेनिंग नहीं है, जो बच्चों में ये फ़ॉल्ट को जो है वो फाइंड कर सके। तो वो रीज़न हो सकती है। नंबर 2 पे उनके फैमिली के जो रिलेशंस होते हैं, जॉइंट फैमिलीज़ है, उन रिलेशंस में कोई झगड़ा, कोई फैमिलीज़ में इस तरह की प्रॉब्लम्स जो नाज़ात चलते हैं, उस वजह से हो सकती है। और नंबर 3 पे सबसे मेन प्रॉब्लम मियाँ-बीवी के रिलेशंस पे होती है। अगर मियाँ-बीवी का रिलेशन जो है नासाज़गार है, अच्छा नहीं है, तो वो एक बहुत बड़ा डिफेक्ट जो है, वो बच्चे के अंदर डेवलप हो जाता है। आपने यहाँ वो जो बात की, डेवलप होता है यकीनन वो अपॉर्चुनिटीज़ कैसे जो होती हैं वो किसी भी बच्चे की ग्रोथ के अंदर बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। अगर आपके जी, पास जी, बिल्कुल, वसाइल हैं तो बिल्कुल। आप वसाइल को यूटिलाइज़ करके बेहतरीन अंदाज में चीज़ों को लर्न आउट करते जी, हैं जी। और आपके पास जो माहौल है वो बिल्कुल। कारसाज माहौल होता है। मैं यह जानना चाहूँगा आपसे कि आप तो इन चीज़ों को बहुत करीब से देखती हैं कि रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हैं सोसाइटी के अंदर। हम देखते हैं कि बहुत से ऐसे घर मौजूद हैं जहाँ पे जो फैमिलीज़ हैं उनके रिलेशनशिप इश्यूज़ होते हैं और उनका जो इम्पैक्ट है वो उनके बच्चों पे आ रहा होता है। और सम टाइम तो ऐसा भी होता है, बल्कि एक कसीर तादाद में लोग ऐसे मौजूद हैं जिनके जो हस्बैंड हैं वो मंशियात के आदी हो जाते हैं और उसकी वजह से घर के अंदर एक अजीब सा तज़ब्ज़ुब पाया जाता है। तो ये तमाम तर चीज़ें बच्चे की तरबियत के ऊपर कैसे असरअंदाज हो रही होती हैं? ये बच्चे के ऊपर ऐसे असरअंदाज होती हैं कि जिसको आप लोग देख नहीं सकते। ये सिर्फ़ उस बंदे को पता चलता है जो बच्चे की असेसमेंट करता है कि ये बच्चे में, उसमें आपको सिर्फ़ इस तरह पता चलेगा कि बच्चा आम रूटीन से हट के एक्टिविटी करना शुरू कर देता है और वो आपको वो चीज़ शो करवा रहा होता है जो आप बच्चे से एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते। तो अगर तो कोई पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं, कोई फैमिली मेंबर्स पढ़े लिखे हैं, तो वो उसको जज करना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल तो फिर ऐसा वो ही है। किसी एक्सपर्ट के पास लेके जाते हैं और जिनको नहीं पता चलता, उनके बच्चे बढ़ते-बढ़ते किसी न किसी बीमारी का शिकार हो जाते हैं या मेंटली जो है वो पागल होना शुरू हो जाते हैं। ये 2 रीज़न्स जो हैं वो बड़ी इम्पोर्टेंट आती हैं इसमें। बहुत अहम बात की आपने रीज़न्स के हवाले से। मैं अब मज़ीद ये जानना चाहूँगा कि मुआशरा जो है वो हमारा पस्ती का शिकार है अखलाकियात के हवाले से। तो इखलाकी तरबियत जो है वो बहुत लाजिम है। तो आप इखलाकियात का ना तो सिर्फ दर्स देती हैं बल्कि जो है वो प्रैक्टिकली आप फ़ीमेल को ट्रेन करती हैं कि इखलाकी इक़दार को वो जो है वो इम्प्रूव करें। तो आप क्या समझती हैं कि जो हमारी इखलाकियात हैं, हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर इनका क्या किरदार है? जी, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो लेडीज़ को इसमें एक्सपर्ट होना पड़ता है। जब हम मोस्टली अब आजकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बहुत ज़्यादा ओपन हो गए हैं कि इसमें हर किस्म की ट्रेनिंग्स चलती हैं। लेकिन मैं समझती हूँ कि इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो एक टीचर का रोल होता है। अगर तमाम टीचर्स ट्रेंड हो जाएँ, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें और ये समझें कि हमें एक रसूल पाक की तरह दुनिया में भेजा गया है कि हमें सल्लल्लाहु अलैहि इसको वसल्लम। सिखाना है
तो एक मदर लाइक सिखाना है, हमें एक टेम्परेरी काम नहीं करना और ईमानदारी से ट्रेंड करना है, तो फिर काम चल सकता है। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है ही हमारे टीचर जो रोल अदा करते हैं इसमें। बिल्कुल सही। मैं यहाँ पे मज़ीद आपसे पूछना चाहूँगा कि हमारा जो मुआशरा है जिसके अंदर अभी हम रहते हैं, अगर हम देही एरियाज़ के अंदर बात करें तो वहाँ पे ये ट्रेंड हुआ करता था कि जो फीमेल्स हैं उनको एजुकेट किया जाता था, स्किल के हवाले से सिलाई सिखाई जाती थी या और ऐसी एक्टिविटीज़ सिखाई जाती थी जिनको अपना कर ना सिर्फ वो अपने घर को सपोर्ट करती थी बल्कि वो तमाम तर चीज़ें प्रैक्टिकली जब परफॉर्म करती थी तो माशरे के अंदर प्रोडक्ट्स भी आया करती थी, जिस अंदाज में ड्रेसेस सिलाई किया करती थी, मेहंदी लगाया करती थी, या आप ब्यूटिशियन का काम भी सिखाती हैं बल्कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो आपने ये तमाम तर चीज़ों को बहुत करीब से देखा। मैं अब ये जानना चाहूँगा, आप एक सिटी एरिया से बिलोंग करती हैं, तो सिटी एरियाज़ के अंदर आमतौर पे इस तरह की चीज़ें फीमेल लर्न आउट नहीं करना चाह रही होती, एजुकेशन लेना चाह रही होती हैं, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो है वो अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करना चाह रही होती हैं या कोई ऐसी जॉब करना चाह रही होती हैं जिसके अंदर जो बेहतरीन अंदाज में अपनी स्किल्स से वो जो है वो पैसों को अर्न कर सकें। तो आपने ये तमाम तर चीज़ों को इस अंदाज में यहाँ पे स्टार्ट किया, तो इनिशियल स्टेजेस के ऊपर आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, और मैं ये जानना चाहूँगा कि लोगों का रुझान कैसा देखा आपने यहाँ पे? बिल्कुल, आपने जैसे कहा कि फीमेल जो है वो सिटी एरिया में नई स्किल सीखना चाहती, लेकिन उसी वजह से हमारे माशरे में, फैमिलीज़ में बहुत ज़्यादा क्लैश पैदा हो रहे हैं, क्योंकि उनको जो है डिफरेंट किस्म की तरबियत नहीं होती, ना वो पेरेंट्स वो तरबियत कर पाते हैं कि बच्चे सारा दिन यूनिवर्सिटी में, कॉलेजेस में अपना टाइम स्पेंड करते हैं, ना ही वो घर का कोई काम सीख पाते हैं। तो मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट कहूँगी कि यहाँ पे जैसी मर्ज़ी स्टेटस वाली फैमिली हो, हाई लेवल हो, उन बच्चों को स्किल्स मस्ट आनी चाहिए, उनकी तरबियत हर सूरत होनी चाहिए। अदरवाइज़ नेक्स्ट जो आपकी प्लानिंग होती है, नेक्स्ट आपकी दूसरा घर होता है, उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। हमें भी इस तरह की बहुत सारी मुश्किलात आई थी कि बच्चियाँ आती थी, उनका इंटरेस्ट नहीं होता था, उनको बहुत मुश्किल से उनका माइंडसेट को पहले बनाना पड़ता था, इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ता था, फिर उन्हें किसी स्किल्स की तरफ मोटिवेट करना पड़ता था, और ये इंतहाई मुश्किल काम होता है। लेकिन फिर वही बात है कि अगर टीचर ही होते हैं, चाहे वो कुकिंग सिखाएँ, चाहे वो स्टडी करवाएँ, चाहे वो स्किल सिखाएँ, अगर वो अपने मिशन से पीछे ना हटें, तो बहुत सारे माशरा और बहुत सारी नस्लें कामयाब हो जाती हैं। ये तो एक ऑथेंटिक रियल हकीकत है। आपने यहाँ बात की कुकिंग की, सिलाई की या और बहुत सी एक्टिविटीज़ जो आमतौर पे हमारी जो फीमेल हैं वो किया करती थी। अगर हम आज से 10 साल पहले देखें मुआशरे को, तो मुआशरा बहुत ज़्यादा जो है वो अब तगय्युरात का शिकार हो चुका है आज के दौर में। मैं अब ये जानना चाहूँगा कि आप फीमेल्स को डायरेक्टली ना सिर्फ टीच करती हैं बल्कि उनके प्रॉब्लम्स को जो है वो ऑब्जर्व भी करती हैं। तो जानना ये चाहता हूँ कि स्ट्रॉन्ग फैमिली सिस्टम मुआशरे की तरबियत के लिए क्यों लाजिम है? आप सबसे पहले तो देखें जो हमारे बाहर के ममालिक हैं, जो आउट ऑफ कंट्रीज़ हैं, उसमें ऐसे क्लैशेज़ और ऐसी चीज़ें आपको बहुत कम मिलेगी। उसकी वजह ये है कि वो लोग स्टेटस को फ़ॉलो नहीं करते, बस एक फीमेल है तो उसको हर तरह की होम वर्किंग आनी चाहिए और उसको स्किल्स आनी चाहिए। इवन कि जब वो प्रेग्नेंट होती है तो उसको बाकायदा प्रेगनेंसी के पूरे पीरियड्स में बच्चों की लुक आफ्टर की, बच्चों की तरबियत की, पूरी तरबियत को फ़ॉलो करवाया जाता है। जी, मुआशरे की तरबियत अगर आप चाहते हैं तो फीमेल्स की तरबियत करना बहुत लाजिम है, क्योंकि वही फीमेल फ्यूचर में बच्चों की तरबियत करेंगी और एक बेहतरीन मुआशरा जो है वो वजूद में आएगा। मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, इस वक्त बढ़ते हैं एक ब्रेक की तरफ, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। हमारे प्रोग्राम का सिलसिला इसी अंदाज में जारी है। प्रोफेसर शीज़ा हैं जो हमारे दरमियान मौजूद हैं और बड़ी ज़बरदस्त आपने गुफ्तगू की कि हमारे मुआशरे के अंदर बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स मौजूद हैं। अगर हम एजुकेशन को देखें तो हमारे मुआशरे के देही एरियाज़ में, देहातों के अंदर अभी भी अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा कमी है। अभी भी लाखों नहीं करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनके बच्चे अभी स्कूलों का रुख नहीं कर पाते। उसकी वजह गुर्बत है या और कोई मामलात हैं, वो एक अलग बहस है। लेकिन
इस मुआशरे की तरबियत के अंदर या इस मुआशरे की ग्रोथ के अंदर यकीनन उनका किरदार है, और वो उन लोगों की नशोनुमा ग्रोथ के हवाले से उन लोगों की तरबियत बहुत लाजिम है। लाजिम नहीं कि हर बच्चा स्कूल जाए, लेकिन ये लाजिम है कि हर बच्चे की इस अंदाज में तरबियत हो कि वो मुआशरे के लिए कारआमद इंसान बन सके। तो ये बड़े ज़बरदस्त मिशन के ऊपर बात कर रही हैं। आप ही की तरफ आऊँगा मिस, और मैं आपसे अब जानना चाहूँगा कि जिस अंदाज में आपने बात की जो स्लो लर्नर हैं उनको आप ट्रेन करती हैं, तो अब मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे कि जो स्लो लर्नर स्टूडेंट्स होते हैं इनके प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई आप कैसे करती हैं कि इनके कौन कौन से प्रॉब्लम्स हैं, और दूसरा ये बताइएगा कि इनके प्रॉब्लम्स इनकी नशोनुमा के अंदर किस अंदाज में असरअंदाज हो रहे होते हैं? जी सर, पहले तो बच्चे को असेस करना ज़रूरी होता है, जिससे ये पता चलता है। घरों में तो इतनी फैसिलिटीज़ नहीं होती बिल्कुल कि ऐसे ही पेरेंट्स है। जो हैं वो ये वाला काम कर सकें। तो बच्चे की एज वाइज़, जैसे 4 साल का बच्चा है या 5 साल का बच्चा है, उस वक़्त वो स्कूल गोइंग होता है। तो ये पहला स्टेप स्कूल वालों का बनता है कि आप स्कूल में जब एक बच्चा आया है, तो उसकी असेसमेंट करें। लेकिन हमारे आजकल स्कूल्स में फ़ौरन से क्लास लिखते हैं कि इतनी क्लास में दाखिल हो गया बच्चा, और उस क्लास में उसको जो है वो बिठा दिया जाता है। उसके बाद नहीं पता कि वो बच्चा क्या सीखना चाहता है, क्या नहीं। हम कहते हैं कि पहले बच्चों को असेस करना चाहिए, 1 मंथ करें, 2 मंथ करें, उसकी असेसमेंट के बाद एक रिपोर्ट तैयार करें। उस रिपोर्ट में पेरेंट्स को इन्फॉर्म करें कि आपके बच्चे की ये इंटरेस्ट हैं, ये डेवलप होंगे, ये स्टडी में इंटरेस्ट है, ये स्किल्स में इंटरेस्ट है, ये वो करना चाहता है। उसकी बेस के ऊपर उसके करियर का आगाज़ होना चाहिए, और उसके बाद फिर हर 6 मंथ्स के बाद बच्चों की ये असेसमेंट होनी चाहिए कि अब उनकी डेवलपमेंट जो है वो किस साइड पे जा रही है, अब उनका इंटरेस्ट जो है वो किस साइड पे जा रहा है, और जिस साइड पे जा रहा है आप बच्चे को ज़बरदस्ती मोटिवेट नहीं कर सकते। बिल्कुल कुछ ऐसा ही है, प्रॉब्लम्स हैं। बच्चे को उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक अगर टीच किया जाएगा तो बड़े ही ज़बरदस्त नताइज हैं जो अटेन किए जा सकते हैं। और अब मैं ये जानना चाहूँगा आपसे मदारिस की तालीम। आम तौर पे जब मदारिस की तालीम की बात करते हैं हम लोग, या मदारिस के बच्चों की बात करते हैं, तो वहाँ पे ज़्यादा वो स्टूडेंट्स मौजूद होते हैं जिनके पेरेंट्स एजुकेशनल एक्सपेंसेस जो हैं वो बियर नहीं कर पा रहे होते। वो अपने बच्चों को दूर दराज इलाकों में एजुकेशन के लिए मदारस के अंदर दाखिल करवा देते हैं, और वहाँ से वो एजुकेट हो रहे होते हैं, इस्लामिक एजुकेशन ले रहे होते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं पे उनके माइंड्स के अंदर या उनकी आप कह लें कि सबकॉन्शियस के अंदर ये चीज़ पाई जा रही होती है कि शायद वो उस अंदाज में परफॉर्म नहीं कर पा रहे मुआशरे के लिए जिस अंदाज में एक स्कूल गोइंग स्टूडेंट है वो कर रहा है। मैं यहाँ पे अब जानना चाहूँगा कि जो हमारी मदारिस की तालीम है वहाँ पे बहुत फुकदान नज़र आता है हमें। वो दीनी एजुकेशन तो दे रहे हैं, लेकिन वहाँ पे बुनियादी फैसिलिटीज़ भी नहीं है। जो जदीद दौर है, यकीनन जदीद दौर के जदीद मसाइल हैं, उनको उसी अंदाज में ग्रो किया जा सकता है जिस अंदाज में उनको टीच किया गया होगा। तो इस सारी चीज़ों को कैसे देखती हैं आप? देखिए सर, फिर बात वही आती है कि जब हम इन मदारिस में देखें या स्कूल्स में देखें, बात तो टीचर्स पर डिपेंड करती है ना। जो कारी साहबान हैं, जो हमारे इस तरह के शोबे से वाबस्ता हैं, गो के वो इतने पढ़े लिखे नहीं होते, बस उनकी दीनी तालीम उनकी अच्छी होती है जो वो बच्चों को दे पाते हैं। लेकिन लाज़मी बात है, हमारे रसूल पाक की सुन्नतों को और फ़राइज़ को तो दुनिया का हर बंदा जानता है। अगर वो थोड़ी अपनी स्टडी को बैक पे लेके जाएँ और उनकी चीज़ों को देखें, तो वही चीज़ वो बच्चों को कन्वर्ट कर सकते हैं। और मेरे लिए एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात मेरे नज़दीक है कि एजुकेशन बेसिकली खुद महँगी नहीं होती। ये पेरेंट्स को भी इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं है। आप कोई 10,000 फीस दे के या 5,000 फीस दे के या 50,000 फीस दे के जो एजुकेशन लेते हैं, वो एजुकेशन की आप फीस पे नहीं करते। आपको उस स्टेटस की फीस पे करते हैं जिस जगह पे वो बच्चा जा रहा होता है। आपने और बड़ी अगर अहम मदारिस यहाँ में बात की, और यकीनन ये जो नुक्ता है ये रियलिटी बेस है। आम मुआशरे के अंदर अब ये ट्रेंड बन चुका है कि हमारे करीबी जो रिश्तेदार हैं, अगर उनके बच्चे अच्छे स्कूल्स के अंदर जाते हैं, अच्छे स्कूल्स का मतलब आपकी बिल्कुल बात ठीक है, अगर वहाँ पे फैसिलिटेशन ज़्यादा हैं, वहाँ पे बच्चों को बैठने के लिए अच्छा इन्वायरमेंट दिया जाता है, और बच्चे को वहाँ पे जो है तरबियत भी प्रॉपर की जाती है, फैसिलिटेट किया जाता है वहाँ पे बच्चों को, और यकीनन उनके एक्सपेंसेस भी ज़्यादा हैं। अब हमारे यहाँ कंपटीशन है कि जब हम देखते हैं कि हमारे रिलेटिव के जो बच्चे हैं वो उस स्कूल में जाते हैं, तो हम भी अपनी तमाम तर
सर्विसेज को बुरुएकार लाते हुए अपने बच्चे को वहाँ पे एडमिशन लेने की तरफ जो है वो जा रहे होते हैं और एडमिशन दिलवा रहे होते हैं। तो ये जो ट्रेंड बन चुका है, एक तो ये ट्रेंड बन चुका है और आज मुआशरे की ये नीड भी बन चुका है। अब इसको ज़रूरत समझा जाता है मुआशरे की। तो कैसे देखती हैं इसको? सर यही तो एक रीज़न है जो बच्चों के माइंडसेट को ख़राब कर देती हैं। पेरेंट्स अपने रिलेशनशिप को निभाते हैं और बच्चों के माइंडसेट कुछ और होते हैं, जिस वजह से मोस्टली बच्चे या तो नशे की आदत पे चले जाते हैं या मुख्तलिफ किस्म के गलत काम करने लग जाते हैं या चोरी की तरफ चले जाते हैं और वो जो इनकी एजुकेशन जो वो लेना चाहते हैं, वो नहीं ले पाते। तो क्या फ़ायदा हुआ? बच्चे के मेंटल लेवल को चेक करें, उसके मुताबिक इसको एजुकेशन दें। वो अगर किसी जगह पे मूव करना चाहता है, किसी स्किल्स में, उसको साथ-साथ वो भी करवाएँ। हर बच्चा तो एक जैसा नहीं होता। ये तो अल्लाह ताला की एक अटल हकीकत है जो हमारे सामने है कि पाँचों उँगलियाँ बराबर नहीं होती, सब मुख्तलिफ हैं। तो हम बच्चों को एक जैसा क्यों समझते हैं? ये तो पेरेंट्स की कम अक्ली कह लें, इनकी तालीम की कमी कह लें या कम समझी कह लें कि ये पेरेंट्स की बाद में बच्चे भुगते हैं। बाद आपने में जब यहाँ वो पेरेंट्स की एम्पैथी बात के की, यकीनन अवेयरनेस की कमी मुआशरे में अभी भी मौजूद है और ये जो अवेयरनेस जी, है बहुत लाजिम है कि तमाम जो पेरेंट्स हैं उनको अवेयर किया जाए कि आने वाले जो हालात हैं या आने वाला जो एक अंदाज है ज़िंदगी का, वो बहुत डिफरेंट होगा आज के मुकाबले में। जिस अंदाज में देखते हैं कि आज एक जदीद दौर के अंदर हम रहते हैं और आज के दौर के जो मसाइल हैं वो हमारे पेरेंट्स के दौर में ना हुआ करते थे। और आज वक्त के साथ साथ हम तगय्युरात भी देखते हैं और एक और बड़ी अहम चीज़ देखते हैं जो मैंने खुद यहाँ पे फील की। जिस अंदाज में देखा जाए तो आज के दौर में जो IT एक्सपर्ट्स हैं, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर जो है वो अबूर हासिल कर चुके हैं, वो बड़े अच्छे अंदाज में अर्निंग्स भी कर रहे हैं और उनके पास रिसोर्सेज और फंडिंग भी से आता है। लेकिन जो पहले अगर हम बात करें, पहले जो लोग हुआ करते थे जैसे MA इस्लामियात या इस्लामिक स्टडीज़, उर्दू या इस तरह के सब्जेक्ट को रीड किया करते थे और उनके एक अच्छे स्किल्स के ऊपर जो है वो जॉब हो जाया करती थी और वो अच्छी अर्निंग किया करते थे। लेकिन अब वो जो ट्रेंड है ये बदलता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। तो ट्रेंड सेट जो है वो यकीनी सी बात है, मुआशरे के अंदर जो तगय्युरात आते हैं उनके साथ वो चेंज हो रहा होता है। तो जदीद दौर के जदीद मसाइल को रिजोल्व करने के लिए जो असातिज़ा का किरदार है बच्चों की तरबियत के हवाले से, इस हवाले से क्या कहेंगी आप? सर ये वाली चीज़ जो है ना वो ज़्यादा सिटी एरियाज़ में पाई जाती है। आप देखें पाकिस्तान के जो सिटी एरियाज़ हैं, वहाँ लोग टॉपर बनने की दौड़ में लगे हुए हैं, उनको किसी दुनिया की होश नहीं है, इसीलिए वो IT में भी आगे नहीं जा पाते। आप साइड एरियाज़ में देखें, जितने गाँव वाले एरियाज़ हैं, आपको ज़्यादा IT एक्सपर्ट उसी साइड के नज़र आएँगे। बिल्कुल सही। वो लोग स्किल को वो साथ लेके चलते हैं, ना कि एजुकेशन को। एजुकेशन ज़रूरी ज़रूर है, लेकिन वहाँ तक जहाँ तक वो आपको अर्निंग भी दे ना, आपको इस काबिल भी बनाए, शऊर भी दे। ये नहीं कि सिर्फ टॉप करते जाएँ, A+ ग्रेड लेते जाएँ और रोज़गार है नहीं, तो फैमिलीज़ को कैसे जो है वो सर्वाइव करेंगे। तो इसके लिए ज़रूरी यही है कि स्किल साथ हों और इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है कि टीचर्स इनकी ट्रेनिंग करें, ब्रेन वॉशिंग करें कि स्किल्स को साथ जो है एजुकेशन के मोस्ट इम्पोर्टेंट समझा जाए। बिल्कुल सही यहाँ बात की आपने। मैं मज़ीद ये जानना चाहूँगा कि हमारी एजुकेशन के अंदर तरबियत का फुकदान नज़र आता है। हमारे जो एजुकेटेड लोग हैं कहीं ना कहीं पे हम ये भी समझ रहे होते हैं कि शायद तरबियत उस अंदाज में उनकी ना हो पाई जिस अंदाज में रिक्वायरमेंट थी। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर जो तरबियत है इसकी जो प्रॉब्लम्स इसके अंदर मौजूद हैं, इन तमाम को कैसे देखते हैं और रिजॉल्व कैसे किया जा सकता है? सर इन प्रॉब्लम्स को अगर देखा जाए तो जिन इंस्टीट्यूट के अंदर जो पर्सन्स मौजूद होते हैं, जो टीचर्स की टीम ट्रेनर्स की डेवलप होती है, उन सबको जो है वो अपनी ब्रेन वॉशिंग करनी चाहिए, अपनी टेक्निक्स को चेंज करना चाहिए, उसमें चेंजिंग लाते रहना चाहिए बिल्कुल ताकि ऐसे ही। बच्चों की डेवलपमेंट डिफरेंट क्लास में होती रहे, तो ये ज़्यादा बेटर हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। वक्त के साथ चीज़ों को चेंज करना वक्त की ज़रूरत चेंज है करना चाहिए। और यकीनन तगय्युरात जो हैं वो एक नई दुनिया को रोशनास करने के लिए बहुत अहम हुआ करते हैं। शीज़ा ने यहाँ बात की कि हमारा जो मुआशरा है इसके अंदर ऐसे लोग, ऐसे स्टूडेंट्स जिनकी तरबियत के ऊपर ना तो फोकस किया जाता है और ना उनको जो है इम्पोर्टेंस दी जाती है, और वही यकीनन मुआशरे के फ़र्द हैं और मुआशरे का हर फ़र्द इस कौम की तरक्की के अंदर अपना किरदार अदा करता है। मैं अब ये जानना चाहूँगा कि हमारे मुआशरे के अंदर
करोड़ों लोग ऐसे हैं जो डिफरेंट देही एरियाज़ में रहते हैं या डिफरेंट ऐसे इलाकों में रहते हैं जहाँ पे एजुकेशन की इतनी अवेयरनेस भी नहीं है और इतनी फैसिलिटेशंस भी नहीं हैं। तो उन लोगों को एजुकेट करने के लिए जो NGOs हैं ये किस अंदाज में किरदार अदा कर रही हैं? सर कर तो वैसे सभी लोग अपनी तरफ से बहुत कोशिश करते हैं, जैसे कि मुझे भी तकरीबन 13 से 14 साल हो गए हैं ये वेलफेयर के काम को करते हुए। मैंने अपनी ज़िंदगी को सोचा जाए, मैं सिंगल पेरेंट हूँ, मेरी माशाल्लाह 3 बेटियाँ हैं। अगर मैं सर्वाइव करूँ तो मुझे तो फिर इन कामों का टाइम ही नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हम इस अंदाज़ से सोचें कि हम पाकिस्तान में रहते हैं, हमें अपने मुल्क के लिए कुछ करना है, तो हम ये एम को आगे लेके चलें तो कतरा-कतरा करके दरिया बनता है। इस चीज़ को देखते हुए अगर हम थोड़े-थोड़े एरिया को कवर करें और जो भी आपके अंदर डेवलपमेंट है, जो स्किल्स हैं, मेरे अंदर है, जो आपके अंदर है, कोई तीसरे के अंदर है, वो वही स्किल को नेक्स्ट पर्सन पर जो है वो शिफ्ट करे, तो मेरा ख्याल है कि ये चीज़ जो है वो खत्म हो जाएगी और हमारे काफ़ी ज़्यादा एरिया हम कवर कर पाएँगे। आप मैरिड जो फीमेल हैं उनको ट्रेन करती हैं और बड़ी एज की जो ख़वातीन हैं उनको भी ट्रेन करती हैं। मैं अब जानना ये चाहूँगा कि हमारे माशरे के अंदर जो फीमेल्स हैं बहुत से प्रॉब्लम्स दरपेश होते हैं इनको, और ये बहुत से प्रॉब्लम्स को अपने अंदर की जंग अंदर ही लड़ती हैं, अपने प्रॉब्लम्स को डिस्कस नहीं कर पाती हैं, एड्रेस नहीं कर पाती हैं, अपने पेरेंट्स के साथ या अपने कोलीग्स के साथ या अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ डिस्कस नहीं कर पाती हैं। तो बीइंग अ ट्रेनर आपके साथ वो यकीनन तमाम तर चीज़ों को शेयर करती हैं। तो आप क्या समझते हैं कि बुनियादी तौर पे आज की ख़वातीन जो मैरिड ख़वातीन हैं या बड़ी एज की ख़वातीन हैं उनके मसाइल है क्या? सर उनके मसाइल जो है ना वो बहुत बड़े नहीं होते। फीमेल को जस्ट जो है अटेंशन की ज़रूरत होती है, चाहे वो छोटी एज में हो, चाहे वो बड़ी एज में हो। जब वो पूरे घर को एक लॉयल तरीके से लेके चल रही है, अपने पेरेंट्स को, हस्बैंड के पेरेंट्स को, हस्बैंड को, बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से लुक आफ्टर करती है, तो उसको जस्ट एक मोहब्बत की ज़रूरत होती है कि आप उसको एप्रिशिएट कर दें और उसके साथ अटैचमेंट रखें कि वो आपके साथ अपना दुःख शेयर कर सके, तो उसके अंदर से सारे मसाइल्स खत्म हो जाएँगे। ये चंद मिनटों की सिर्फ देर होती है कि वो आपने चंद बड़ी अहम बात मिनटों में की कि अगर फीमेल्स को अटेंशन दी जाए तो उनके प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व किया जा सकता है। मैं अब ये जानना चाहूँगा कि हमारे मुआशरे के अंदर जैसे आप रिलेशनशिप्स को भी जो है वो रिलेशनशिप जो इश्यूज़ हैं उनको भी देखती हैं और बल्कि उनको मोटिवेट भी करती हैं फीमेल्स को, और इन तमाम तर चीज़ों के ऊपर आप जो है बेहतरीन अंदाज में वर्किंग कर रही हैं। तो आजकल जो रिलेशनशिप इश्यूज़ हैं आमतौर पे फीमेल्स के अंदर जो हमें नज़र आते हैं, तो इस वजह से मुआशरे के अंदर एक अजीब तज़ब्ज़ुब हमें नज़र आता है। तो इन तमाम तर एक्टिविटीज़ को रिजॉल्व कैसे किया जा सकता है? ये सबसे पहले देखें, बात फिर हस्बैंड पे आती है कि जब एक अटेंशन ही उधर से फीमेल को मिलनी है, जो फैमिली को वो सरवाइव कर रही होती हैं, वो तो वो कर जाती हैं। आज आके सिर्फ एक हस्बैंड ही ऐसी वाहिद जो है पर्सनैलिटी होते हैं जो कि थोड़ी सी अटेंशन से लेडीज को मोटिवेट कर सकते हैं। तो अगर वो उनको गाइडलाइन प्रॉपर दी जाए, उनकी तरबियत प्रॉपर हो कि बीवी को कैसे लेके चलना है, उनको किस तरह लुक आफ्टर करना है, तो वो पूरे घर को, पूरी नस्लों को संवार देती है। तो हस्बैंड की जो है वो प्रॉपर तरबियत होनी चाहिए। मोस्टली हमारे यहाँ ऐसा होता है कि जब लड़की की शादी होती है तो उसको तो गाइडलाइन पूरी देते हैं कि बेटा आपने जाना है, मर के वापिस आना है, वो आपका वही घर है, आप वापस नहीं आ सकते, आपने बच्चों को संभालना है, आपने सास-ससुर को संभालना है। तो इससे ज़्यादा गाइडलाइन की लड़के को भी ज़रूरत होती है, लेकिन उसको ऐसी कोई तरबियत नहीं दी जाती है। ऐसा ही है, लड़के की तरबियत नहीं की जाती और जो ख़वातीन हैं उनको फोर्स भी किया जाता है। और मैं यही आपसे बात पूछना चाहूँगा कि जो फीमेल्स हैं समटाइम बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग इन तमाम तर मामला से गुजर रही होती है और उसके पास कोई ऐसा पर्सन भी मौजूद नहीं होता अपने फैमिली मेम्बर्स में से, या जैसे आजकल ये ट्रेंड बनता जा रहा है कि जो फीमेल्स हैं वो साइकेट्रिस्ट के पास जाती हैं, या आजकल जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, या आजकल जो मोटिवेशनल या पब्लिक स्पीकर्स हैं, इनके साथ इश्यूज़ को शेयर कर रही होती हैं। और बहुत से इश्यूज़ जो है वो हमने देखे सोशल मीडिया के ऊपर या अखबारात के अंदर डेली बेसिस के ऊपर जो है वो तमाम तर चीज़ें हम देख रहे होते हैं। तो बीइंग अ ट्रेनर आप इन चीज़ों को बड़े करीब से देखती हैं, अब
पैगाम क्या देंगी आज के दौर की फीमेल्स को कि अपने प्रॉब्लम्स को खुद वो कैसे रिजॉल्व कर सकती हैं, या एक स्पेसिफिक किस पर्सन को बता के उन प्रॉब्लम्स के निकल सकती हैं? सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो यही है वैसे कि अगर मैरिड हैं, तो हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप अच्छी होनी चाहिए और वो सही। उनसे शेयर कर सकें। लेकिन बहुत सारे मामलात ऐसे होते हैं, जो वो उनसे नहीं शेयर कर सकते हैं। तो एक दोस्त का रिश्ता जो है, ये बहुत ही प्यारा रिश्ता होता है। अगर मेल्स हैं, तो आपन में मेल्स का रिश्ता होना चाहिए और लेडीज़ हैं, तो लेडीज़ में। तो कोई ऐसा दोस्त ज़रूर रखें, जिससे वो अपना शेयर करें और अपना मेंटली जो है स्ट्रेस कम कर सकें। अदरवाइज़ वही बात आपकी कि साइकोलॉजी के पास जाके ही ट्रीटमेंट करवाना पड़ता है। बहुत सारी लेडीज़ हमारे पास आती हैं, हम उनकी इस चीज़ को ख़त्म करते हैं, सिर्फ़ इस वजह से कि शेयरिंग बहुत ज़रूरी है। अगर शेयरिंग नहीं होती, तो यहाँ तक काम आ जाता है कि वो डिप्रेशन से या पागल हो जाती हैं, या उनकी जो है वो मौत वाक़या हो जाती है। बिल्कुल तो ऐसा ही शेयरिंग है, जब मोस्ट आप चीज़ों इम्पोर्टेंट। को डिस्कस नहीं करते, जब चीज़ों को शेयर नहीं करते, जी, तो यकीनन एंजाइटी, स्ट्रेस, ओवरथिंकिंग, इन तमाम तर चीज़ों से जी, जब आप गुजर रहे होते हैं, तो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार होके खुदकुशी की तरफ जो है वो लोग चले जाते हैं। और ये रिसेंट जो जी, हमें वाक़यात देखे फीमेल्स के, अगर हम बात करें तो बहुत से ऐसे वाक़यात हमें मिलते हैं जब फीमेल्स ने खुदकुशियाँ की, और यकीनन उन तमाम तर प्रॉब्लम से वो निकल सकती थी अगर वो एड्रेस करती। मैम, हमारा जो प्रोग्राम है वो अपने इख्तिताम को पहुंचने को है। अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि सोसाइटी के अंदर जो फीमेल्स हैं, जिस अंदाज में आपने बात की कि अपना अच्छा दोस्त फाइंड करें, अपने कोलीग्स से वो बात करें ताकि शेयरिंग से प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर सकें। जानना मैं ये चाहूँगा कि जैसे मुआशरा जो है वो हमारा अजीब सी पस्ती का शिकार है अखलाकी इक़्तिदार के हवाले से, और जो रिलेशनशिप इश्यूज़ हैं, जो एक मैरिड कपल है वो भी सम टाइम हमें, बल्कि बहुत से केसेस के अंदर हमने देखा, अखबारात के अंदर डेली बेसिस पे वाक़यात हमें कोट होते नज़र आते हैं कि जो रिलेशनशिप्स हैं वो इतने ज़्यादा कमज़ोर हो चुके हैं कि एक मैरिड फीमेल है वो भी किसी और के साथ अफेयर में है, और एक जो मर्द है वो किसी और के साथ अफेयर में है। और ये जो चीज़ है, इसको ना तो एड्रेस किया जा रहा है, ना इसको जो है रिजॉल्व करने के लिए थिंक आउट किया जा रहा है। तो मुआशरे की तरबियत के अंदर इस चीज़ों को आप कैसा देखती हैं, और क्या समझती हैं कि इसके आने वाले वक्त में इसके नताइज क्या होंगे? सर देखें, जिस तरह टीचर्स की ट्रेनिंग के इंस्टीट्यूट हैं और पेरेंट्स की काउंसलिंग के भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, साइकोलॉजिस्ट बैठे हैं। हमारे पाकिस्तान में एक चीज़ की सिर्फ कमी है, जिसमें हस्बैंड वाइफ को लेके कोई इंस्टीट्यूट ऐसे नहीं बनाए गए जिनको ट्रेनिंग दी जाए कंबाइन में, कि आपने अपनी मैरिड लाइफ को किस तरह गुजारना है, अपने बच्चों को किस तरह लेके चलना है। हमारे आउट ऑफ कंट्री में लोग इसी तरह ज़्यादा डेवलप इसी वजह से हो रहे हैं, क्योंकि उनकी दोनों की जो है वो पूरी ट्रेनिंग प्रॉपर जो है वो डॉक्टर्स इस अंदाज में करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नहीं है, जहाँ इकट्ठे दोनों को बुलाया जाए और प्रॉपर उनकी ट्रेनिंग जो है वो दी जाए। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं यहाँ पे जानना चाहूँगा, आपने बात की यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर ऐसे अदारे मौजूद हैं जहाँ पे रिलेशनशिप को मजबूत बनाने के लिए गाइड किया जाता है फीमेल्स को भी और मेल्स को भी, और बहुत से इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए वहाँ पे प्रॉपर अदारे मौजूद हैं, डिस्कशंस होती हैं। हमारा अगर हम दीन की बात करें, हमारा जो इस्लामिक एक दीन है, जो इस्लाम के अंदर हमने देखते हैं कि मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, और इस्लाम तमाम तर चीज़ों को बहुत ज़बरदस्त अंदाज में एड्रेस भी करता है, आपके तमाम प्रॉब्लम्स को एड्रेस करता है। बल्कि अगर हम देखें कि ज़िंदगी के किसी भी मरहले के अंदर हम इस्लाम से अगर गाइड लेना चाहते हैं तो यकीनन हम लेके अपनी ज़िंदगियों में बेहतरी ला सकते हैं। अब मैं जानना ये चाहूँगा कि इस्लाम से, एक तो हम इस्लाम से दूर होते चले जा रहे हैं जिसकी वजह से मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं, दूसरा ये कि हम डिस्कशंस भी कम कर चुके हैं, हम अपने बुज़ुर्गों को वक्त देना कम कर चुके हैं, और बहुत से ऐसे मसाइल हैं। तो इस्लाम से दूरी की वजह से जो मसाइल हैं उसके ऊपर क्या बात करना चाहेंगी आप लास्ट में? जिस तरह हमारे मुख्तलिफ किस्म के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं एजुकेशन के हवाले से, तो मेरा ख्याल है कि जिस तरह बच्चों के लिए तरबियत गाहें बनाई हैं, मदारिस बने हुए हैं, तो जो हमारे आलिम हैं, हमारे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, जो समझदार हैं और दीन की तरफ बहुत ज़्यादा चलते हैं, उनको चाहिए कि ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाना, जिससे हमें दीन की तरफ चलने की हमें रागिब कर सकें और हमें तरबियत कर सकें कि मियाँ बीवी के रिश्ते को दीन के हवाले से किस तरह हदायत जो हैं वो दी गई हैं, तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। जी, आपने बड़ी ज़बरदस्त यहाँ बात की।
मैं आपका इंतहाई मशकूर हूँ। प्रोफेसर शिज़ा हमारे दरमियान मौजूद थी और बड़ी मुदल्लल गुफ्तगू की आपने फ़ीमेल्स के प्रॉब्लम्स के हवाले से, और फर्दर जो आपने बात की कि जिस अंदाज में हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो गरीब के बच्चे हैं, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो एजुकेशन नहीं ले पाते हैं, बहुत उनके पास वसाइल उस अंदाज के नहीं होते हैं जिस अंदाज से वो एजुकेशन ले सकें या तमाम तर चीज़ों को रिजॉल्व कर सकें। और उन बच्चों के ऊपर शफकत का हाथ रखना हर इंसान की जिम्मेदारी है, क्योंकि फर्दर अगर हम देखें वही बच्चे कल को इस मुआशरे के अंदर बेहतरीन पोजीशंस पे जाएंगे और इस मुआशरे की तरबियत के अंदर अपना किरदार अदा करेंगे। तो जैसा कि आपने देखा कि आज के प्रोग्राम के अंदर हमने स्पेसिफिकली उन बच्चों को डिस्कस किया जिनकी तरबियत बहुत लाजिम है, जिनको हम फैसिलिटेट कर सकते हैं, और यकीनन इस वक्त नीड है मुआशरे को कि ऐसे बच्चों को अडोप्ट किया जाए, ऐसे बच्चों के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको रिजॉल्व किया जाए। तो इसी अंदाज के डिफरेंट प्रोग्राम्स जो हैं वो आपकी खिदमत में लेके हाजिर होते रहेंगे। अपनी मेज़बान कबीर हयात को इजाज़त दीजिए, इस उम्मीद के साथ कि नेक्स्ट प्रोग्राम में एक नए मेहमान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक के लिए खुदा हाफिज़।